आप समाज में हर तरह के लेन देन, ख़रीद फ़रोख्त, नौकरी, बीमा वगैरह हर रोज़ होते हैं और इनमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा हमारे सामने आती है वो है कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट के ज़रिए ही इंसान की ख़ास तौर से जो ख़रीद फ़रोख्त या लेन देन के मामले में इन्वॉल्व होते हैं उनके हुकूक़ और ज़िम्मेदारियाँ तय की जाती हैं। हमारे मुल्क में कॉन्ट्रैक्ट से मुताल्लिक़ ज़वाबित इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में दिए गए हैं। एक सामान के ख़रीदते या बेचते वक्त या कोई सर्विस लेते वक्त किस तरह से हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बन जाते हैं, ये जानना हम सबके लिए ज़रूरी हो जाता है। और इसी तरह जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर कोई काम करना चाहते हैं तो उनको पार्टनरशिप के कानून की जानकारी होना अहम होता है। आज की इस पेशकश में हम इन दोनों अहम कवानीन पर गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि मौजूदा दौर में ऑनलाइन शॉपिंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सभी ने कॉन्ट्रैक्ट के कानून पर, पार्टनरशिप के लॉस पर किस तरह से असर डाला है, इसको जानने और समझने की आज की इस पेशकश में हम कोशिश करेंगे। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी पूछ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800113060। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hopdurdu@gmail.com। आज के इस अहम मौजू पर रोशनी डालने के लिए, इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो ख़ास मेहमान। हमारे साथ हैं लॉ प्रोफेशनल जनाब एस किरमानी साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। और आपके अलावा हमारे साथ आज दूसरी ख़ास मेहमान है एडवोकेट ऐश्वर्या राज साहिबा, आपका भी हम स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। आप दोनों के अलावा हमारे साथ लॉ के स्टूडेंट भी मौजूद हैं जिनके सवालों को आज की इस पेशकश में हम शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर एक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। रोज़ाना की ज़िंदगी में, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से हमारे रोज़मर्रा के जीवन का, रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक हिस्सा बना हुआ है। और इस सवाल के साथ मैं एस किरमानी साहब से जानना चाहूँगा कि एक कॉन्ट्रैक्ट को हम किस तरह से समझ सकते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में आपने बहुत अच्छा मौजू चुना। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊँगा कि हाउ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड पार्टनरशिप एक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट इन आवर डे टू डे लाइफ। देखिए, अपने लॉ के बहुत सारी ब्रांचेस, इंटरनेशनल लॉ है, कॉरपोरेट लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, तरह तरह के जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं। आपने क्या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसका चर्चा सुना है? अगर आपके घर में कोई ऐसी बात हो जाए तो फिर आप इस पे डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर गौर से देखिए, अगर सारी अपने दिन भर की दिनचर्या को अगर आप इकट्ठा करें तो आप ये पाएंगे कि हर मोमेंट, हर वक्त ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ साथ आपकी ज़िंदगी में शान बशाना चलता रहेगा। किस तरह? जी, जैसे आपको बैंक से लोन लेना है, आपको पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है, आपको अमेज़ॉन से बुक मंगानी है, आपको अपना कपड़ा प्रेस करने के लिए किसी धोबी को देना है, आपको अपनी कार गैरेज में देना है रिपेयर के लिए। तो ये सभी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर आती हैं। कुछ डायरेक्टली आती हैं, कुछ कंसील्ड वे में। तो मैं तो सबसे पहले आपको इसके बेसिक कंपोनेंट्स हैं और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। देखिए, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पहले दो चीज़ों के ऊपर, जो उसकी पहली रिक्वायरमेंट है, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस से ये बन जाता है एग्रीमेंट। बट ऑल एग्रीमेंट इज़ नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ऑल एग्रीमेंट इज़ कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट एग्रीमेंट। जी, यानी जो भी हमने एग्रीमेंट किया है, राइट, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी हो सकता है
यानी जितने भी करार होते हैं आपस में, जब हम दो लोग मिलकर या दो से ज्यादा लोग मिलकर के करार करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो हमारा जो करार है वो कॉन्ट्रैक्ट है। करेक्ट। लेकिन जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी से तो वो कॉन्ट्रैक्ट करार जरूर होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हर करार जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। लेकिन आज के दौर में इसको समझना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि ये जो आपने जिस तरीके से ऑनलाइन का आपने भी जिक्र किया और मैंने भी शुरू में बात कही थी, असल मसला समझने का यही है कि आज के दौर में जहां कुछ लिखत हम किसी से कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, हम डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, हम ऑनलाइन ही लोग बीमा भी अगर उनको खरीदना है, कोई पॉलिसी खरीदनी है तो वो भी ऑनलाइन कर रहे हैं। तो इसमें किस तरह से ऐश्वर्या जी, एक इंसान उसने कोई बाकायदा तौर पर लिखत में कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ है, लेकिन वो सामान जो ले रहा है या सर्विस जो ले रहा है, किस तरह से एक कॉन्टैक्ट का हिस्सा बन जाता है? सर देखिए, इसमें पहली चीज़ ये है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट रिटन फॉर्म में हो। ओरल अगर कॉन्ट्रैक्ट है उसको भी माना जाता है आज की इसमें। तो मान लीजिए अगर हमने किसी के साथ भी अगर कोई सामान हमने लिया है तो उसके इन रिटर्न हम कोई कंसिडरेशन देते हैं, तो इनफैक्ट हम मनी दे रहे हैं उसके रिगार्डिंग में। तो ये वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट का, इसके बिना कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता है। तो और हम अपनी फ्री कंसेंट से वो चीज़ लेना चाह रहे हैं, तो ये दो चीज़ें जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में आएंगी। तो ये इस तरीके से ये जो है, अगर हम कोई भी सामान ले रहे हैं अमेज़ॉन से या कुछ ऑर्डर कर रहे हैं तो हमारी फ्री कंसेंट से हम कुछ चीज़ ले रहे हैं जिसके बदले में हम पैसे दे रहे हैं, तो वो एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है। जी, वो एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ कई सारी चीज़ें अहम हो जाती हैं कि इसमें जी कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहता हूँ। जी देखिए, प्रपोजल हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, तो एग्रीमेंट हो गया। अब कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और फर्दर जो है शर्तें हैं जी, कि जैसा कि ऐश्वर्या ने बताया कि फ्री कंसेंट होना चाहिए, वो तो ठीक है। इसमें एक लीगल ऑब्लिगेशन बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इंटरेस्टिंग है, इम्पॉर्टेंट है जी। लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए, राइट, और नोन होना चाहिए, एक दूसरे को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए जी। यार वी आर थिंकिंग फॉर द सेम मैटर। सेम मैटर का यहाँ कर दें कि मान लो कि एक कार के लिए एग्रीमेंट हुआ है जी, बट वो आदमी दूसरी कार समझ रहा है, तो यहाँ पर मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है, ये एग्रीमेंट नहीं बन सकता। ठीक है। और दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल अंडरस्टैंडिंग। इसमें जो बहुत ही कॉमन या सभी को ये पहला केस बताया जाता है 1919 का, यूके का है। ये इसलिए बताया जाता है कि लीगल अंडरस्टैंडिंग, लीगल ऑब्लिगेशन, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफ़िकल्ट है अंडरस्टैंड करने जी। तो केस इस तरह से है कि एक वाइफ और हस्बैंड जी, जो श्रीलंका, पहले सीलोन कहा जाता था, 1919 में छुट्टियां मनाने के लिए यूके गए, और वहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन हुई कि वाइफ को रुकना पड़ा, मतलब बीमार हो गई। डॉक्टर ने अलाउ वापस आने के लिए श्रीलंका नहीं कहा, और हस्बैंड इंजीनियर थे, उनको अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी थी और वो चले गए। सो देयर वाज एन अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट कि हर महीने वो 30 पाउंड भेजेंगे, शायद उनका नाम बाउलर एंड बाउलर, वाइफ हस्बैंड जी। तो 30 पाउंड वो भेजेंगे अपनी वाइफ को हर महीने, अपनी वाइफ को हर महीने में। अब इस बीच में क्या हुआ कि वाइफ और हस्बैंड के बीच में अनबन हो गया। तो जो हस्बैंड महाशय थे उन्होंने भेजना जो है मेंटेनेंस या जो कहें खर्चा, वो बंद कर दिया जी। तो वाइफ उनकी कोर्ट में गई, ठीक है, और कोर्ट में उनको ये जजमेंट मिला, वो फेल हो गई। फेल किस लिए हो गई कि वहाँ पर कोई लीगल इंटेंशन नहीं था इसके लिए कि भाई वाइफ हस्बैंड हैं, तो वाइफ और हस्बैंड के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक तरह से फैमिली कॉन्ट्रैक्ट या सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, अनलेस एंड अदरवाइज कुछ और दूसरे तरह का प्रॉपर्टी। ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, इस वजह से इसके अंदर उनको
वो नहीं मिल सका। और दूसरी चीज़ ये भी सामने आई कि साथ रहते हुए ही नहीं, दूर रहते हुए भी झगड़ा हो जाता है। तो ये तमाम चीज़ें इस तरह की भी सामने आती हैं। और आपने जिस तरह से बताया और कि इस तरह के जो कॉन्टैक्ट हैं, इसकी एक शक्ल ये भी सामने आई कि कुछ हमारे सोशल कॉन्टैक्ट्स होते हैं, यानी हस्बैंड वाइफ कोई एक दूसरे से वादा कर रहे हैं या माता पिता बच्चों से कोई वादा कर रहे हैं, लेकिन जब हम कानूनी दायरे में उन कॉन्टेक्ट्स को लेकर के आते हैं तो उसके अंदर ज़रूरी हो जाता है कि दोनों के बीच में कुछ लिखित मुआहदा या फिर कोई ज़ुबानी जो कॉन्टेक्ट हो जाता है आपस में, उसके भी अगर कोई ब्रीच होता है, कहीं कुछ उसकी वादा खिलाफी होती है, तो उसको भी हम कानून के दायरे में ला सकते हैं। ऐश्वर्या जी। जी सर, बिल्कुल ला सकते हैं, ओरल हो या कुछ भी हो, बट ये ज़रूरी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट अगर मान लीजिए दो अगर फैमिली के बीच में हुआ है तो फैमिली के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको नहीं माना जाएगा। बट अगर नेचुरल लव एंड अफेक्शन में अगर कोई पार्टी जो है, जो फैमिली है, अगर वो 5,000 रुपये जैसे मान लीजिए दे रही है अपने बेटे को, ठीक है, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। नेचुरल लव एंड अफेक्शन के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैं आपको 5,000 रुपये दूंगी, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट है। ये सेक्शन 25 में दिया हुआ है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के। लेकिन जिस तरीके से मैं फिर अपने उसी सवाल की तरफ आना चाहूँगा किरमानी साहब के, नए तरीक़ों ने ख़रीदारी और बिक्री के इन नए तरीक़ों ने किस तरह से हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट का कानून था उस पर वो असर डाल रहे हैं? क्योंकि पहले माना कि ऑफलाइन चीज़ें हम होती थी, लेकिन आज के दौर में बहुत तेज़ी के साथ ऑनलाइन शॉपिंग्स हो रही हैं। इसमें हम किस तरह से मान करके चल सकते हैं कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के कानून था वो और ज़्यादा मजबूत हुआ है, हमारे जो ग्राहक हैं, बायर्स हैं, उनके राइट्स को हमने और ज़्यादा मजबूत किया है? जी देखिए, जो पहला क्वेश्चन आपका था वो ब्रीफ हुआ, मैंने उसका इशारा इसी डायरेक्शन में किया था। देखिए, जहाँ तक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात है, उसमें कोई स्ट्रक्चरली कोई मेजर चेंज नहीं हुआ है। वो 1872 का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, वो उसी तरह से है। लेकिन विद द डेवलपमेंट ऑफ दिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, एंड AI, इन सब के डेवलपमेंट की वजह से जिसको कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में एक लीगल रिकॉग्निशन, कानूनी मान्यता भी दे दी गई है। इवन अगर आप व्हाट्सएप पर किसी चीज़ के लिए ओके भी लिखते हैं तो वो एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, अपार्ट फ्रॉम, ठीक है। तो अब जैसे मान लो इंश्योरेंस का ही है, तो इंश्योरेंस का आपने भेजा और आपने मतलब फॉर्म भरकर उनको ऑनलाइन भेज दिया, तो एक तरह से ये आपका प्रपोज़ल हो गया, प्रपोज़ल हो गया, और जब उन्होंने अप्रूव कर दिया तो ये एक्सेप्टेंस हो गया। तो इस तरह से आप व्हाट्सएप पे देते हैं, क्या कहते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन, आप लिखते हैं आई एग्री, इट मीन्स यू हैव कम इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो अब अभी जहाँ तक AI की बात है, तो AI अभी इवॉल्व हो रहा, उस कॉन्ट्रैक्ट को भी बहुत जल्दी हो जाएगा, हम डेवलप कर लेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिकली जो है कि ये सभी सारी चीज़ें हैं, व्हाट्सएप पे हैं, मोबाइल फ़ोन पर हैं, ठीक है, वेबसाइट पर हैं, दे ऑल फॉल अंडर द परव्यू ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल वाइल क्लिकिंग आई एग्री या उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। इन तमाम सारी चीज़ों की जानकारी आपको बहुत अच्छी तरह से लेनी है। आप इसको लूजली या ऐसे रूटीन वे में नहीं कर सकते। तो जो आपका क्वेश्चन है कि इसमें क्या चेंज हुआ है, उसमें कोई ऐसा बेसिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसको हम एक एविडेंस हम इसको पूरी तरह से मान सकते हैं। दूसरा एक और जो है जो चेंज हुआ है, एक फ्रेम वर्क इसमें जी, कि अब ये अगर मान लो आर्बिट्रेशन क्लास है, तो कॉन्ट्रैक्ट में अगर आर्बिट्रेशन क्लास है तो कोर्ट ज़्यादातर आर्बिट्रेशन क्लास को इन्फोर्स करने के लिए बोलती है, क्योंकि इसमें जो मुकदमे हैं कोर्ट में उनका लोड कम होता है और ये स्पीडी होते हैं। तो ये एक चीज़ जो है कि कोर्ट ज़्यादातर इस डायरेक्शन में अगर वहाँ पर क्या सर जो भी बायर्स हैं, जो भी कोई पॉलिसी आपने कहा बीमा की पॉलिसी ले रहा है, कोई सामान ले रहा है, क्या वो जो बायर्स हैं इन तमाम चीज़ों के बारे में जानते हैं जब वो एक कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बन रहे होते हैं? जैसे आपने कहा कि जब हम आई एग्री का एक जो ऑप्शन आता है उस पर हम एग्री कर जाते हैं, या कहीं कोई इस तरह से ऑफलाइन पेपर होता है एग्री का तो हम उस पर भी साइन कर देते हैं, तो उनको क्या पता होता है कि इसमें आर्बिट्रेशन का ऑप्शन है या किस तरह के ऑप्शन हैं और कंडीशंस होती हैं, या उनको बताना या उसका जानना लाजमी हो जाता है?
देखिए, इफ दे रीड द एग्रीमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस वेयर दे राइट आई एग्री, राइट, एवरीथिंग इज मेंशन्ड कि जो भी वो कंपनी है या कोई भी सेलिंग एजेंसी है, कोई भी इंश्योरर है या जो भी इस तरह का सर्विस प्रोवाइडर है, ये तमाम सारी चीज़ें उसमें मेंशन करता है। अगर वो नहीं मेंशन करता तो वो डैमेजेस या जो भी है वो इन्फोर्स नहीं कर सकता, इट विल नॉट बी इन्फोर्सेबल। अब बात ये होती है कि जो उसको अवेल करने वाला है, उस सर्विस को जो उससे एग्री करने वाला है, वो उसको कितना पढ़ता है। और अमूमन अगर प्रैक्टिकली अगर ये देखें तो लोग नहीं पढ़ते, अच्छे लोग नहीं पढ़ते। उसका क्या नुकसान उनको उठाना पड़ता है? उसमें नुकसान कि नो वन इज़ टाइम, ठीक है, और वो सोचते हैं कि यार अगर हमें ये करना है तो करना है, और हम डिफ़ॉल्ट करने कहाँ जा रहे हैं। और ऐसा कोई उसमें अनलॉफुल चीज़ नहीं होगी, लेकिन अनलॉफुल चीज़ नहीं है, लेकिन बहुत तमाम सारे टर्म्स एंड कंडीशन इट इज़ नॉट इक्विटेबल, वो अपने फेवर में बना देते हैं जिसको कि आप नहीं समझते। यानी वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उनको पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत ज़रूरी है। आमतौर पे वो बहुत ही बारीक लिखी जाती हैं, या अगर कहीं उसको बताना होता है तो बहुत तेज़ी से बता दी जाती हैं, लेकिन आप उसके बारे में ज़रा संभल कर और ठहर कर उन कंडीशंस को पढ़ें। और जिस तरह से आपने डैमेजेस की बात करी, तो यही डैमेजेस के से बचने के लिए या कहीं ना कहीं अपने नुकसान को बचाने के लिए दो चीज़ें हम बहुत सुनते हैं कि गारंटी, वारंटी और उसके साथ साथ इंडेमनिटी भी आता है। ऐश्वर्या जी, जब हम कोई भी सामान खरीद रहे होते हैं या कोई सर्विस ले रहे होते हैं, उसके अंदर ये जो गारंटी और वारंटी है, ये इसको कितना समझने की आज के वक्त में ज़रूरत हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे डिस्प्यूट बाद में क्रिएट होते हैं। जी सर। और बहुत सारे जो मसले हैं वो यहीं आकर के अटक जाते हैं कि इस प्रोडक्ट में ये फॉल्ट आया और वो कहते हैं कि वो अब गारंटी में या वारंटी में नहीं रहा है। तो इस तरह के जो डिस्प्यूट आते हैं, क्या ये भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हम इसको रख सकते हैं? सर, अगर जो भी आप कुछ खरीदते हैं तो उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं उसमें वो चीज़ लिखी हुई होती है कि इस टाइम का गारंटी आपको मिला है या इस टाइम का वारंटी मिला है, तो उसके हिसाब से ही वो चलेगा। अब लोग यहाँ क्या गलती करते हैं कि वो टर्म्स एंड कंडीशंस वो देखते नहीं हैं, वो जल्दी में वो चीज़ें रह जाती है। और कुछ ऐसा होता है कि कभी एक अच्छा खासा अमाउंट का प्रोडक्ट है जो कि वो ले नहीं जो उन्होंने लिया है, बट उसमें गारंटी मान लीजिए 6 महीने की है और या 5 महीने की है, तो वहाँ पे उनको दिक्कत आती है वो चीज़ के लिए। तो गारंटी और वारंटी बहुत ध्यान से वो लोगों को ख़रीदते टाइम भी देखनी चाहिए कि इसमें कितनी मिल रही है, कितनी नहीं मिल रही है। और अगर ये चीज़ गारंटी में है तब तो ठीक है, वो आप उनको पता होना चाहिए कि चलो ये चीज़ गारंटी में है और इसके लिए हम जा सकते हैं या उनको अप्रोच कर सकते हैं। और अब वो नहीं मान रहे तो हम फिर फोरम में जा सकते हैं उसके रिगार्डिंग। बट अगर जहाँ पे नहीं है तो फिर वो फॉल्ट हो जाता है कंज्यूमर के पार्ट पे कि कंज्यूमर ने वो चीज़ ध्यान नहीं दी, जिसकी वजह से वो आगे कंज्यूमर ने वो चीज़ ध्यान नहीं दी। किस तरह की गलतियाँ कंज्यूमर्स कर रहे हैं? आप बाकायदा पेशे से वकील हैं, आपके सामने इस तरह के केसेस आते होंगे। कहाँ लोग इस तरह की गलतियाँ कर जाते हैं कंज्यूमर, जिसकी वजह से उनको बाद में नुकसान उठाना पड़ता है? देखिए सर, आजकल क्या होता है कि मेन वही चीज़ है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं आप थर्ड पार्टी से कर रहे हैं या किसी से भी, अगर बायर से कर रहे हैं, तो उसमें जो भी एग्रीमेंट्स में जो चीज़ें हैं वो आजकल कंज्यूमर पढ़ते नहीं है, वो उसमें अपने मुताबिक बनाकर लिखते हैं। जिससे दिक्कत क्या होती है कि वो जो भी उसमें लिखा है वो हमको पहले से पता नहीं होता। फिर बाद में जब हम जाते हैं कि हाँ चलो हमें ये केस करना है कोर्ट में, जब वो चीज़ देखते हैं हम खोल कर, तब हमें पता चलता है कि ये तो है जो इन्फोर्सेबल है ही नहीं, इसकी तो हम ले ही नहीं सकते। तो वहाँ पे लोगों से चूक हो जाती है अक्सर इस चीज़ को लेकर। जी किरमानी साहब, किस तरह की आज के दौर में भी गलतियाँ कर रहे हैं ख़ास तौर से बायर्स या सर्विस जो लेना चाहते हैं वो लोग, और किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट के साथ खिलवाड़ कर जाती हैं, कंपनीज कर जाती हैं या बड़े बड़े जो हमारे फर्म्स होती हैं वो कर जाती हैं? किस तरह से हो जाता है? देखिए, पहली चीज़ तो मैं बोलूँगा कि आप कितना भी पढ़ लें, ठीक है, ओवरव्यू आप जो है उन सारी चीज़ों को, पहली चीज़ तो ये प्री कंडीशन है कि आप खुद पढ़ें, और अगर आप चीज़ों को फेयरली सेटिस्फाई हो जाते हैं देन एक्ट अकॉर्डिंग टू दैट। और अगर आपको कहीं भी कॉम्प्लिकेशन है तो आप किसी लीगल पर्सन को कांटेक्ट करें। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि नहीं हमें मतलब ये रिस्क नहीं लेना है तो आपको कांटेक्ट करना होगा। तो जितने भी पॉइंट्स आप टर्म्स एंड कंडीशंस में हैं उनको आप देख लीजिए, ठीक है। अब
कई सारे मसले चीजों आते हैं में इसके अंदर, बहुत ही माइनर डिफरेंस है, सारी चीजें बदल जाती हैं। जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट में एक चीज़ है कि सिक्योरिटी, ठीक है, और दूसरी चीज़ है उसको हम कई सारी बातें, बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि अगरचे हमने उनकी बारीक बातों को, छोटी बातों को ध्यान नहीं रखा तो वो चीज़ें बदल जाती हैं। अब इसी से ही मिलती जुलती एक चीज़ और आती है, लेकिन लोग उसके अंदर उसको कभी कभार मिक्सअप भी कर देते हैं, लेकिन वो मिक्स करना नहीं चाहिए क्योंकि उसके लिए कानून भी अलग है। आज का दौर है जिसके अंदर लोग मेक इन इंडिया की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं, स्टार्टअप्स नए नए हमारे सामने आ रहे हैं। कहीं कुछ लोग अकेले ही स्टार्टअप शुरू कर देते हैं और कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि 2-3 लोग मिलकर या ग्रुप मिलकर के उसको चलाते हैं। ऐश्वर्या जी, मैं पार्टनरशिप की बात कर रहा हूँ। पार्टनरशिप के ताल्लुक से आज के दौर में किन चीज़ों को जानना उन लोगों के लिए ज़रूरी हो जाता है, वो कानून को किस तरह से उनके लिए समझना ज़रूरी है जो पार्टनरशिप शुरू करना चाहते हैं, और वो जब पार्टनरशिप करते हैं तो क्या आपस में उनकी जो सहमति होती है, रजामंदी होती है, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है या फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट के दायरे से अलग रखा जाता है? जी सर, पार्टनरशिप जो एक्ट था ये पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट था, जो कि ये बाद में रिपील हुआ और इसका एक अलग एक्ट बना, जो कि 1972 में ये एक्ट बना। 1 अक्टूबर को ये 1933 में लागू हुआ था, जिसमें से एक सेक्शन था 69 सेक्शन, जो कि अलग था, वो बाद में आया था 1 अक्टूबर 1933 में। तो सर इसमें होता क्या है कि पार्टनरशिप भी जो है वो एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसमें 2 या 2 से अधिक लोग कर सकते हैं, बट इसकी मैक्सिमम जो लिमिट होती है वो 50 होती है, उससे ज़्यादा ये पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट बन नहीं सकता उससे। तो इसमें लोग जो है ये प्रॉफिट शेयरिंग के हिसाब से आते हैं कि कोई इनको बिजनेस स्टार्ट करना है मान लीजिए, तो उसमें जो प्रॉफिट है वो शेयर करने के लिए वो आते हैं पार्टनरशिप में। तो बेसिकली सर अब पार्टनरशिप में मान लीजिए 2 दोस्त है, अगर उनको जैसे लॉ फर्म ही खोलना है तो वो पार्टनरशिप में आके जहाँ पे लॉ फर्म से जो भी उनका प्रॉफिट आ रहा है वो इक्वली शेयर करते हैं। तो ये एक तरीके का ये एग्जाम्पल हो गया पार्टनरशिप का। जी सर। लेकिन जब वो आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट कर लेते हैं, जी सर, और वो कहते हैं कि हम जो भी बिजनेस होगा, जो भी उसमें कमाई होगी, वो किस तरह से बांटी जाएगी, क्या वो तमाम जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट का ही हिस्सा होता है? अभी जी सर, वो एक अलग नाम दे दिया गया है कि उसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हटा करके उसे पार्टनरशिप एक्ट में कर दिया गया है, लेकिन संविदा कॉन्ट्रैक्ट वहां पर भी है उनका आपस में। जी सर, वो बिल्कुल पार्टनरशिप डीड उनकी बनती है। ये पार्टनरशिप ओरली भी हो सकती है, बट एक डीड होती है पार्टनरशिप डीड, जिसमें आप सारी चीज़ें लिखते हैं, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो सारी पार्टनरशिप डीड में आती है, जो कि बाद में यूज़ होती है कि अगर आपको फर्म को रजिस्टर कराना है तो आप उसको जो पार्टनरशिप डीड है वो रजिस्टर ऑफ फर्म के पास आप जाके उसको रजिस्टर करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या कुछ ज़रूरी होता है पार्टनरशिप के लिए? सर रजिस्ट्रेशन के लिए मान लीजिए आपको रजिस्टर कराना है तो उसमें एक स्टेटमेंट होता है जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को हमें जाके सबमिट करना पड़ता है। उस स्टेटमेंट में आपको सारी चीज़ें, फर्म का नाम हो गया, जो पार्टनर्स हैं उनके एड्रेस हो गए, जो भी शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग है, कहाँ पे प्लेस ऑफ बिजनेस है, ये सारी चीज़ें आपको लिखकर वो आपको रजिस्टर ऑफ फर्म्स को देनी होती है। अगर रजिस्टर ऑफ फर्म सेटिस्फाइड है कि जो भी कंडीशंस हैं वो सारी फुलफिल हो रही है तो फिर वो एक बार वो देखेंगे, फिर वो अप्रूव कर देते हैं ये सारी चीज़ें। फिर वो एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है रजिस्टर में, उसमें वो पार्टनरशिप डीड जो है रजिस्टर हो जाती है तो वहाँ पे उनका नाम आ जाता है। और अगरचे 2 पार्टनर्स हैं और उनमें से किसी एक की डेथ हो जाती है तो क्या वो पार्टनरशिप बनी रहती है या फिर उसका रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाता है ऑटोमेटिक? सर अगर मानिए डिसोल्यूशन जो है, डिसोल्यूशन में एक पार्ट है जहाँ पे कंपनी डिसॉल्व हो जाती है डेथ ऑफ द पार्टनर से, बट अगर आपने एग्रीमेंट में ये चीज़ लिखी हुई है कि डेथ ऑफ द पार्टनर से कंपनी डिसॉल्व नहीं होगी तो फिर वो कंपनी जो है वो आगे चलती है, वो डिसॉल्व नहीं होगी। लेकिन कहते हैं, कहा जाता है कि पार्टनरशिप के लिए 2 लोगों का होना जरूरी है। जी, तो 2 लोग सर, इसमें 2 लोग, हाँ ये चीज़ मिस आउट हो गई थी, 2 लोग तो मिनिमम होने ही चाहिए। अगर 3 है, एक की डेथ हो जाती है तब भी अगर 2 लोग हैं तो वो चल जाएगा, बट 2 में से एक की डेथ हो जाती है तो फिर वो नहीं है, वो तो डिसॉल्व हो जाएगा। सर आपने एक बड़ा अच्छा इसके अंदर कहा कि उसके रजिस्ट्रेशन का भी आपने अच्छा हुआ वो मामला रख दिया, क्योंकि हो सकता है कहीं वो मिस हो जाता। अगर जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते, क्योंकि मिलकर के कारोबार करते हैं छोटे पैमाने पर, हमारे यहाँ MSME की अगर हम बात करें तो बहुत छोटे लेवल पर भी काम होते हैं और कुछ लोग मिलकर के अपनी फर्म की शुरुआत कर देते हैं, लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो ऐसे अनरजिस्टर्ड जो पार्टनरशिप्स हैं उनको नुकसान क्या होता है और रजिस्टर्ड होने से उनको क्या फ़ायदा हो सकता है?
सर उनके पास लीगल रेमेडी नहीं होती है। रजिस्ट्रेशन का ये चीज़ है कि अगर मान लीजिए आपने रजिस्टर करा रखा है फॉर्म, तो अगर कोई पार्टनर है जो कोई विलफुल नेग्लेक्ट करता है या ब्रीच करता है किसी चीज़ का, तो उसके अगेंस्ट आप केस फाइल कर सकते हैं। बट अगर मान लीजिए आपने वो चीज़ कराई नहीं है, रजिस्ट्रेशन ही नहीं है फॉर्म की, तो फिर वो लीगल रेमेडी हमारी चली जाती है। इसी के साथ अगर किसी थर्ड पार्टी ने कोई ब्रीच कर रखा है या कुछ ऐसा फर्म के अगेंस्ट कर रखा है, तो उसके खिलाफ हम वो रेमेडी हमारे पास लाई नहीं करती है। ये दो डिफरेंसेस हैं। और अगर इनमें आपस में जब डिस्प्यूट होता है, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के ऊपर कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है और वो लोग अदालत का रुख करते हैं, तो किरमानी साहब क्या वाकई इसके अंदर उनको इजाज़त होती है, क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं है पार्टनरशिप और उनके आपस में डिस्प्यूट हो रहे हैं, तो क्या इस तरह के डिस्प्यूट जो हैं अदालत में माने जाते हैं? नहीं, जहाँ तक लॉ फर्म की बात है, लॉ फर्म अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो लॉ फर्म की तरफ से वो केस फाइल नहीं कर सकते। अब पार्टनरशिप में ये है कि पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में नहीं भी होकर, मान लो दो आदमी अगर बिजनेस कर रहे हैं जी, दो आदमी ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, ठीक है, अब दो लोगों का वो को ओनर कहलाते हैं, को ओनर उस प्रॉपर्टी के हैं और उन्होंने वो प्रॉपर्टी ख़रीदी और कुछ टाइम बाद जो है उसको दूसरों को बेच रहे हैं, प्रॉफिट हुआ शेयर कर लिया, ठीक है। दिस इज़ नॉट ए पार्टनरशिप, मीन्स दिस इज़ को ओनरशिप। तो अगर पार्टनरशिप है, जैसा कि ऐश्वर्या ने बताया कि अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो वो फर्म के नाम से नहीं सू कर सकते, ठीक है। द फर्म कैन सू और कैन बी सूड इन द नेम ऑफ रजिस्टर्ड पार्टनर। यानी जो अनरजिस्टर्ड फर्म है उसके ऊपर दूसरे लोग तो अपना दावा कर सकते हैं, लेकिन जो अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप है वो किसी और के ऊपर कानूनी दावा, अगर वो रजिस्टर्ड फर्म है, अगर वो रजिस्टर्ड फर्म है तो उस पर कर सकते हैं। तो कई सारे नुकसानात हैं रजिस्टर्ड ना होने के लिए, इसलिए अगर आप लोग पार्टनरशिप की तरफ जाना चाहते हैं और भी इससे जुड़ी हुई जो बारीक बातें उन पर हम चर्चा करेंगे। जी किरमानी साहब क्या कहना चाहते हैं? पार्टनरशिप डीड में ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि ये चीज़ जो है होनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तब भी वो पार्टनरशिप होती है, लेकिन पार्टनरशिप जब रजिस्टर कराने के लिए जाते हैं तो वो आपको गाइड करते हैं, ठीक है। हाउ द पार्टनरशिप फर्म विल बी मैनेज्ड, राइट, हाउ प्रॉफिट विल बी शेयर्ड, ठीक है, और डिसोल्यूशन में क्या है, फॉर्मेशन के लिए क्या चीज़ है, ठीक, मैनेजमेंट कौन करेगा, आइदर वन और ऑल, मीन्स वन कैन आल्सो राइट डू द बिजनेस ऑन बिहाफ ऑफ अदर। और तो इस तरह से जो पार्टनर हैं उनका एक डबल रोल हो जाता है, एक तो प्रिंसिपल का होता है और एक एजेंसी का होता है। ही कैन वर्क एज एन एजेंट बट दैट शुड बी एक्सेप्टेबल टू ऑल द पार्टनर्स। यानी वो जो काम करेंगे उसके अंदर पार्टनर्स वो एजेंट कहलाएंगे उसके जी, और वो उस किसी एक को भी इख्तियार दे सकते हैं, कोई उनके पार्टनर्स में कोई एक भी उसकी पूरी जिम्मेदारी निभा सकता है, और अगर चाहें तो सब मिलकर जिम्मेदारियां बांट करके भी उसको चला सकते हैं। अब यहाँ पर वक्त है हमारे जो स्टूडेंट्स आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके सवालों को लेने का, जानेंगे कि उनके मन में क्या कुछ सवाल हैं जो पूछना चाहते हैं और उसके बाद हमारे एक्सपर्ट्स उसका जवाब देंगे। तो आइए इस सेशन की तरफ भी चलते हैं, क्योंकि जब सवाल हमारे सामने आते हैं उस ज़मीनी लेवल के, तो हम उस टॉपिक के बारे में और ज़्यादा जान पाते हैं, और उसमें न सिर्फ ये कि उस कानून की बारीकियां होती हैं, बल्कि उस कानून से मुताल्लिक किस तरह के चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं हम उनको भी समझ पाते हैं। तो अब चलते हैं सवाल जवाब के दौर की तरफ। जी क्या नाम है आपका और क्या सवाल पूछना चाहते हैं? मेरा नाम अंतरा है। अभी मैम पार्टनरशिप के बारे में डिस्कस कर रही थी, मेरे जहन में एक सवाल है, खैर मेरे जहन में नहीं, बाकी अधिकतर स्टूडेंट्स जो फर्स्ट सेकेंड ईयर में है उनके जहन में एक क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या होता है? बड़ा अहम सवाल है जी। ऐश्वर्या जी क्या कहना चाहेंगे? पार्टनरशिप फर्म जो है सर, इसमें क्या होता है कि जो पार्टनर्स है उनकी लाइबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। मतलब आप अगर मान लीजिए अगर पहले तो अगर कोई भी लॉस हुआ है फर्म का तो वो प्रॉफिट से जाएगा, फिर कैपिटल से जाएगा, और अगर उसकी भी नहीं कवर हो पा रहा है लॉस तो फिर वो इंडिविजुअल पार्टनर्स की खुद की प्रॉपर्टी से भी चले जाता है। तो यहाँ पे एक अनलिमिटेड लाइबिलिटी है पार्टनर्स की, और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में होता है कि लाइबिलिटी उनकी लिमिटेड होती है, जितना उन्होंने शेयर है उनका फर्म उसमें उतना ही उनका लाइबिलिटी होता है। तो ये डिफरेंस, एक बेसिक डिफरेंस यही हो जाता है। और इसमें
में 2 से 2 लोग होते हैं, उसमें 2 से और 50 लोगों का वो होता है, ब्रैकेट होता है। लिमिटेड लाइबिलिटी का ऐसा नहीं है, वो 2 है और उससे ज़्यादा आप उससे तो उसका कोई लिमिट नहीं है। इसको कैसे तय करते हैं जब कोई पार्टनरशिप कर रहे होते हैं? क्या इसके अंदर ये मेंशन कर दिया जाता है कि उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है या लिमिटेड लाइबिलिटी है? किस तरह से तय होता है? ये एक्ट में दिया हुआ है कि जो लाइबिलिटी होती है पार्टनरशिप एक्ट में, कि लाइबिलिटी जो होती है पार्टनर्स की वो अनलिमिटेड है और सारे पार्टनर्स लाइबल। ये लिमिटेड किस तरह से होगी? लिमिटेड एलएलपी बनाकर। जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा उसको किस तरह से लिमिटेड कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है ये जो इस वक्त व्यूअर्स हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं उनको लगे कि हम तो अनलिमिटेड लायबिलिटी के दायरे में आ जाएंगे, तो वो किस तरह से लिमिटेड में आ सकते हैं? किससे पूछ रहे हैं आप? जी मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ इस वक्त। अच्छा सॉरी, देखिए जैसा अभी ऐश्वर्या ने बताया तो ठीक है, इसकी थोड़ा सा वजाहत कर दूँ, इसको फर्दर एक्सप्लेन कर दूँ। देखिए पार्टनरशिप फर्म के बारे में तो आपने मतलब ये समझ लिया है, और जहाँ तक ये है कि ये एक अनलिमिटेड लायबिलिटी है। लायबिलिटी ये जितना भी नुकसान होता है, ठीक है, फर्म की वजह से वो सभी को मिलकर करनी पड़ेगी। या अगर कुछ मेंशन नहीं है, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, ठीक है, तो सबको बराबर से। अगर मेंशन है तो वो ऐसा भी कर सकता है कि भाई हम 5 पार्टनर हैं, एक आदमी इसकी भरपाई करेगा और हम 4 लोग इससे फ्री रहेंगे जी। अब इससे हुआ क्या कि जो छोटे बिजनेसमैन हैं, जो पहले पार्टनरशिप के साथ बिजनेस करना चाहते थे, वो इसकी वजह से, ठीक है, वो हेजिटेट कर गए, वो अपना इस तरह से इधर से बिजनेस करते रहे। और अगर प्राइवेट लिमिटेड में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ है, ठीक है, और अभी कभी बिजनेस अगर नहीं चला तो सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्टी है उसको वाइंड अप करने में, तो ये एक बहुत बड़ी जो है कि ये डिफ़िकल्टी थी। तो इसको देखते हुए आई थिंक 2009 में ही ये आ गया था कि भाई चलो दोनों को मिलाकर पार्टनरशिप और कंपनी मिलाकर एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया जाए, बाद में पहले आ गया था, दैट इज़ लिमिटेड LLP, लिमिटेड लायबिलिटी फर्म, जो उसका एक कैरेक्टर तो पार्टनर की तरह से होगा और दूसरा कैरेक्टर कंपनी की तरह से होगा। उसका रजिस्ट्रेशन MCA, ठीक है, MCA पर होगा। और अगर आप जैसे होता है कि उसको डिज़ोल्व करना चाहते हैं तो उसमें पार्टनरशिप एक्ट के उसको डिज़ोल्व कर सकते हैं। और अगर कोई लॉस होता है तो वहाँ पर जो कंपनी लॉ है, जो लिमिटेड लायबिलिटी फर्म का कॉन्सेप्ट होता है, वो आपको सेव करता है और आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी कोई भी अटैच नहीं होगी। जो भी है आपका जो शेयर होल्डिंग है, जो आपने पैसा वहाँ पर लगाया है, सिर्फ उसी तक महदूद, यानी जो जॉइंट एसेट है, हाँ, सिर्फ वहीं तक आपकी लायबिलिटी रहेगी, उसके अलावा आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी पर उसका कोई असर नहीं आएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या नाम है, क्या सवाल पूछना चाहती हैं? Ask what are the essential elements of a valid contract? बिल्कुल एक अच्छा सवाल उन्होंने पूछा है कि जब हम एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो उसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं। कभी भी हम किसी कॉन्ट्रैक्ट को अगर समझना चाहें तो उसके अंदर कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका होना बहुत ज़रूरी है और उनके होने पर ही उसको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। आप दोनों के लिए सवाल है। ऐश्वर्या जी, आप इसके ऊपर जवाब दें। सर, इसमें फ्री कंसेंट होना चाहिए पार्टी का। कोई भी अगर इंसान जो है वो अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो फ्री कंसेंट होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि वो मेजर होना चाहिए। मान लीजिए कोई 18 साल से नीचे का इंसान है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि कोई लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, पूरे पार्टनरशिप का लॉफुल ऑब्जेक्ट। कि ऑब्जेक्ट है, ऐसा नहीं कि मान लीजिए मैंने इनको कॉन्ट्रैक्ट किया, अगर मान लीजिए मैंने राम और श्याम ने कॉन्ट्रैक्ट किया और श्याम ने बोला कि मैं तुम्हें 5,000 दूंगा अगर तुमने इसको मार दिया, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो ही इलीगल है। तो वो अगर इलीगल ऑब्जेक्ट है तो वो हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए एक लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए और जो पैसे दे रहे वो भी लॉफुल होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए और यहाँ पे अमाउंट होना चाहिए, मनी वाला अमाउंट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट के लिए मानी जाती है। ये तमाम चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना ज़रूरी होता है। सबसे पहले तो जो सहमति है, जो हम मर्जी की कंसेंट की बात करते हैं, फ्री कंसेंट होना चाहिए। कहीं से कहीं तक उसके साथ कोई उत्पीड़न ना हो, कोर्जन का कोई ऐसा मामला ना हो जिसके अंदर हमने कि उसको डरा कर, उसको धमका कर या उससे ज़बरदस्ती से कोई उसकी मर्जी ले ली हो। क्योंकि आज के दौर में शादी भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो अगर उसको भी आप एक कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर समझना चाहें तो ये तमाम चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं कि उसका बालिग होना, उसका सही होना, मतलब अगर बालिग भी है तो पागल ना हो या इस तरह से उसको डिक्लेयर ना कर दिया गया
गया हो कि वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। ये तमाम चीज़ें एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज़रूरी होती हैं और इस तरह के जो और भी मामलात हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जी, क्या नाम है, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? माई नेम इज़ साइमा कमर। माई क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंडेमनिटी एंड गारंटी? जी, ये अभी गारंटी पर तो हम बातचीत कर ही रहे थे ऐश्वर्या जी, लेकिन यहाँ पर एक लफ्ज़ गारंटी के साथ इंडेमनिटी का भी आता है, तो इनमें क्या फ़र्क है, उसको किस तरह से समझ सकते हैं? सर, इंडेमनिटी में दो पार्टीज़ होती है। इंडेमनिटी में क्या होता है कि एक पार्टी जो है दूसरे पार्टी का अगर कोई लॉस अगर हो रहा है उसकी वजह से या किसी थर्ड पार्टी की वजह से, तो वो बोलती है कि मैं इसकी भरपाई करूँगी, ये इंडेमनिटी हो गया। गारंटी में होता है कि 3 लोग होते हैं, एक प्रिंसिपल डेटर होता है, क्रेडिटर होता है और श्योरिटी होती है। तो सर इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए क्रेडिटर से प्रिंसिपल डेटर ने कोई अमाउंट लिया, मान लीजिए 5 लाख का अमाउंट लिया और उन्होंने बोला कि मैं आपको 5 लाख दे दूंगा, और अगर नहीं देता हूँ तो जो श्योरिटी है वो मेरे बिहाफ पे दे देंगी। तो ये जो श्योरिटी जो उनको उसके बिहाफ पे अगर प्रिंसिपल डेटर नहीं दे पाता है अमाउंट, तो ये जो श्योरिटी अमाउंट देती है, तो ये पूरा जो प्रिंसिपल है वो गारंटी और श्योरिटी का है। यानी गारंटी में 3 लोग, जी सर, और इंडेमनिटी में दो लोगों का है। बिल्कुल, अगर इसको आसान लफ्जों में समझना चाहें तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जानते हैं कि क्या सवाल है। जी, क्या नाम है आपका, क्या जी सवाल सर, मेरा नाम सुप्रिया है। तो मेरा सवाल ये है कि अब एक आम इंसान है जिसने नया पार्टनरशिप शुरू करा है, उसके पास इतना पैसा नहीं है, तो फिर उसके लिए कोर्ट से हटके क्या रेमेडी है कि जिसमें वो अपना जस्टिस कर पाए? नहीं तो अभी तो मुझे लगता है कि जहाँ तक आप सवाल पूछ रहे हैं उसके पास अभी तो पैसा है ही नहीं, तो जब वो पार्टनरशिप शुरू नहीं हुई तो उसमें अदालत भी क्या कर सकती है? पार्टनरशिप शुरू हो गई जी, अब वो अपना उसमें बिजनेस कर रहे हैं, दोनों मिलके कर रहे हैं बिजनेस, लेकिन कहीं कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया या कुछ हो गया, तो फिर उसमें अगर कोर्ट के अलावा उसके पास और क्या ऐसी रेमेडी होएगी कि वो वहाँ से हटके कहीं और जगह जा पाए? जी, एक सवाल इस तरह का आ भी जाता है कि जो लोग आमतौर पर ऐसा होता है हमारे मुल्क में कि बहुत सारी जगहों पर लोग अपनी पार्टनरशिप शुरू कर देते हैं, लेकिन जब वो आगे नहीं चल पाती या उनमें से कोई भी पार्टनर किसी के साथ आपस में जब उनका डिस्प्यूट हो रहा है, तो अदालत के अलावा उनके पास किस तरह का दूसरा तरीका है जिसके ज़रिए वो उन डिस्प्यूट्स का हल कर सकते हैं? सर, इसमें एक मीडिएशन का कॉन्सेप्ट होता है, जहाँ पे अगर मान लीजिए लोगों को अदालत में नहीं जानी है, उनके पैसे लग रहे हैं या बहुत टाइम लग रहा है, क्योंकि आजकल देखा जाए तो केसेस 10-10 साल तक चलते हैं, तो अगर कोर्ट नहीं जाना है तो एक मीडिएशन का कॉन्सेप्ट होता है, जिसके पास क्या होता है कि 3 लोग होते हैं, जो दोनों पार्टीज, जो अग्रीव्ड पार्टी है और जिसके अगेंस्ट में हमारा क्लेम है, और एक मीडिएटर होता है, तो जो दोनों चीज़ों को सॉल्व कराता है और एक सेटलमेंट में लाता है। तो मान लीजिए अगर उनका कोई ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ या कोई अमाउंट का ट्रस्ट वो होगा ब्रीच हुआ है, तो दोनों पार्टीज़ आएंगी, मीडिएटर जो है वो सेटल कराते हैं कि ठीक है पूरा अमाउंट अगर आप नहीं दे रहे हो तो इस अमाउंट में सेटल करते हैं। तो वो एक सिचुएशन यहाँ पे ऐसे हम जा सकते हैं इस चीज़ के लिए। जी, तो ये मैं रास्ता भी पूछना चाहूँगा कि दोनों लोग, जैसे आप इन्होंने सवाल पूछा था कि अदालत में नहीं जा सकते, मीडिएटर के लिए किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं दोनों पार्टीज जो भी डिस्प्यूट जिनका है बीच में? ऐश्वर्या जी। जी सर, आप कोर्ट में जा सकते हैं, एक प्री लिटिगेशन मीडिएशन होता है जहाँ पे आप कोर्ट में जाके बोल सकते हैं कि ये हमारा डिस्प्यूट है, तो अदालत में ना जाने से पहले हम यहाँ पे आना चाहते हैं और एक अपना चांस लेना चाहते हैं कि यहाँ पे सेटल हो जाती है चीज़ें या नहीं। अदरवाइज़ हमारे पास जो रेमेडी है वो तो है ही कोर्ट में जाने के लिए, तो अगर वहाँ पे सेटल हो जाती है चीज़ें तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं होती है तो फिर जो मेरा लीगल रेमेडी है कोर्ट में जाने का, फिर वहाँ हम जा सकते हैं। क्या मीडिएशन के लिए भी कोई कोर्ट फीस वगैरह या उनको वकील की ज़रूरत पड़ती है? वकील नहीं सर, यहाँ पे पार्टीज़ होते हैं, 2 पार्टीज़ होते हैं जहाँ पे मीडिएटर दोनों पार्टी से बातचीत करते हैं, दोनों पार्टीज़ की चीज़ें समझते हैं और एक बीच के मामले में लाकर उनको रखते हैं कि ठीक है आप थोड़ा इतना सेटल हो जाओ, आप इधर आ जाओ, तो बीच का एक निकालते हैं रास्ता जहाँ पे दोनों पार्टीज़ अग्रीव नहीं होते, दोनों पार्टीज़ ठीक है मान जाते कि इस चीज़ पे यहाँ पे ठीक है, तो फिर वो आगे उस चीज़ में निकलते हैं। और एक बड़ा रास्ता निकला है अदालतों में हमारी मीडिएशन का, या सिर्फ आज के इस प्रोग्राम की नहीं, हम अपने हर प्रोग्राम में आपको बताते रहें कि मीडिएशन एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए एक लंबा वक्त जो अदालतों में लोगों का बर्बाद होता है उससे बच सकते हैं, खर्चे से बच सकते हैं जो उसके अंदर खर्चा होता है, और कहीं ना कहीं ये दोनों की
देखा जाए तो आपसी रजामंदी से हल होता है। अदालत में शायद जो फैसला जाता है वो किसी एक की मुखालफत में चला जाए और दूसरे के फेवर में चला जाए, लेकिन मीडिएशन में जो फैसला होता है वो दोनों की आपसी कंडीशंस के साथ होता है, दोनों की आपसी मर्जी के साथ होता है। इसलिए मीडिएशन एक अच्छा ऑप्शन है और इसके ज़रिए हम अपने तमाम डिस्प्यूट को हल करवाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। और अगर वहाँ नहीं हल होता है तो पूरा अदालती निज़ाम आपके लिए मौजूद है, आप उसके ज़रिए आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ हमें आगे बढ़ना है एक और सवाल के लिए। क्या नाम है, क्या सवाल पूछना चाहती हैं? My name is Niyati and my question is whether a written partnership deed is mandatory or not. जी ऐश्वर्या जी। सर यहाँ पे पार्टनरशिप डीड मैंने जैसे पहले भी बताया था, रिटन होना ज़रूरी नहीं है। ओरल फॉर्म में भी अगर पार्टनरशिप है तो वो एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है, तो ओरल में भी अगर पार्टनरशिप हमने करी है तो वो माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होगा। यानी अगर इस तरह से जो एग्रीमेंट है, मतलब अगर लिखा भी नहीं गया है उस पार्टनरशिप डीड को, तब भी वो जी मानी सारे जाएगी। एसेंशियल्स होने चाहिए सर, जैसा मैंने पहले बताया था, जो भी पार्टनरशिप में जो चीज़ें हैं, म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए कि बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करने के लिए हम वो पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए उस ओरल एग्रीमेंट में भी। उसके बावजूद भी किरमानी साहब किस तरह के डिस्प्यूट क्रिएट हो जाते हैं पार्टनरशिप के अंदर? अब अगर वहाँ पर कोई बाकायदा तहरीर नहीं लिखी हुई है कि उनके आपस में कंडीशंस क्या है पार्टनरशिप की, और फिर कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है, तो उसको कौन आइडेंटिफाई कर पाएगा कि किस तरह से क्या कंडीशंस थी और क्या नहीं थी? देखिए, ये तो पार्टनर्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। जहाँ भी पार्टनरशिप में नहीं, कहीं भी अगर दो या दो से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, यानी कि ये एक से ज़्यादा लोग हैं, तो क्या होता है, कोई कॉमन ऑब्जेक्ट, पार्टनरशिप नहीं, कोई कॉमन ऑब्जेक्ट को लेके चल रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मिस मैनेजमेंट, ठीक है, गबन, ठीक, ये ईगो, यही सारी चीज़ें होती है जी। तो जब आप पार्टनरशिप कर रहे हैं तो अपने पार्टनर्स को भी जाने, और उसके बाद अगर ये सिचुएशन आती है तो उसमें जो पहला जो सजेशन है कि सब लोग आपस में मिलकर रीज़नेबली और किसी नतीजे पे पहुँचें, और अगर नहीं है तो जो सेटिस्फाई नहीं है, जहाँ पर डिस्प्यूट है, उनका सेटलमेंट करें, या उनको गुड फेथ में लेकर कि भाई ये फर्म है, इसको चलते रहने दो। चलते रहने के साथ साथ एक सवाल यहाँ और आता है जो मैं ऐश्वर्या जी से जानना चाहूँगा कि माइनर का मसला आता है अक्सर। हो सकता है किसी एक जो एक पार्टनर है उसकी डेथ हो गई और उसका जो बच्चा है वो अब उसकी जगह पर उस फर्म का हिस्सा बनना चाहता है, जैसे कि उसके फादर थे, तो क्या उसके लिए क्या इंतज़ाम है ऐश्वर्या जी? क्या वो माइनर जो है वो अपने फादर की जगह उस फर्म का पार्टनर बन सकता है? सर पार्टनर नहीं बन सकते वो, बट उनके जो प्रॉफिट्स है वो शेयर कर सकते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव। वो पार्टनर नहीं बन पाएंगे, बट जो भी उनका कैपिटल से जो शेयर है, प्रॉफिट्स है, वो शेयर कर सकते हैं, वो प्रॉफिट शेयर कर सकते हैं। दूसरा, लायबिलिटी कितनी रहेगी? जिस तरीके से हमने लायबिलिटी की अभी बात की थी कि पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है, क्या प्रॉफिट शेयर करने की वजह से उस माइनर की लायबिलिटी भी उतनी ही होगी जितनी अदर्स की है? सर यहाँ पे नहीं जी, उसमें ये है कि उस केस में वो पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग में बन जाएगा, ठीक है। अगर माइनर है तो लॉस की रिस्पांसिबिलिटी उसकी नहीं होगी जी। वो उस केस में उस वक्त होता है कि अगर मान लो कि वो पार्टनर है माइनर, लेकिन जब वो मेजर होता है तो उस वक्त उसके सामने क्वेश्चन होता है कि यू वांट टू कंटिन्यू, कि अगर वो कंटिन्यू होता है तो उसकी लायबिलिटी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जब वो माइनर था तब से काउंट होगी, और अगर वो छोड़ देता है तो वो सिर्फ प्रॉफिट में ही जो है शेयर करेगा। इसके अंदर तकरीबन शायद 6 महीने का एक वक्त मुकर्रर किया गया है, और अगर वो 6 महीने के अंदर अपनी अपनी मर्जी वाज़े नहीं करता है, यानी वो 6 महीने तक ये डिक्लेयर नहीं करता है अपने बालिग होने के बाद कि मैं इस फर्म का हिस्सा बना रहना नहीं चाहता, तो उसकी मर्जी ना आने की वजह से उसको पार्टनर मान लिया जाएगा। वेल सेड जी सर। तो उसको पार्टनर मान लिया जाएगा। तो ये तमाम वो चीज़ें थीं, वो बातें थीं जिनका जानना और समझना उन लोगों के लिए भी ज़रूरी हो जाता है जो पार्टनरशिप के ज़रिए अपने कारोबार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और जब हम लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ ख़रीदो फरोख्त करते हैं, लेन देन करते हैं, तो उसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट का हम हिस्सा किस तरह से बन जाते हैं, ये तमाम आज की जो बातचीत थी उसका हिस्सा था। उसके लिए हमने आज
अपने मेहमानों से बातचीत की। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने दोनों ख़ास मेहमानों का कि आपने अपने तजुर्बे से आज के इस मौजू पर रोशनी डाली, और स्टूडेंट्स आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपके सवालों ने आज की इस पेशकश को खूबसूरत बनाया। इसी के साथ आज का ये प्रोग्राम हम यहीं मुकम्मल करते हैं। अगले हफ्ते फिर किसी अलग मौजू पर गुफ्तगू के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। मैं पंजाब के एक